आज का अपना ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था दिस इज योर बेसिक बेसिक इन द सेंस समझ रहे होंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट हैं चौधरी साइमा। आपको मेरी आवाज आ रही है बाबू? ठीक है बाबू, ठीक है मेरे लाल। ढंग से सुनेंगे चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये चैप्टर आपके बेसिक फाउंडेशंस को क्लियर करता है, जो आने वाले समय में जितने भी चैप्टर्स आप अकाउंटेंसी में स्टडी करेंगे, यू विल फाइंड दिस वन चैप्टर ईच एंड एवरी प्लेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में शायद खुशी ने पूछा था या गायत्री ने पूछा था कि सर अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। किसने पूछा था? खुशी ने पूछा था क्या? ठीक है बाबू, आज उसका आपको जवाब मिलेगा। मैंने लास्ट सेशन में बोला भी था, और वैसे तो मैं इस चैप्टर में उसको इंक्लूड नहीं करता हूँ इस पार्ट में। केवल थ्योरेटिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन चूंकि आपने पूछ लिया था उसके बाद मैंने ये ऐड ऑन किया है आपका ये मैटर। और मैंने जो बताया था अकाउंटिंग कन्वेंशन का मीनिंग, अगर समझ में आ गया था तो ठीक, नहीं तो उसी को कंटिन्यू मैं यहाँ पर लास्ट में करूंगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अकाउंटिंग कंसेप्ट। क्या होते हैं ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स? कंसेप्ट का मतलब है कि जब आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, देन यू आर नीडेड टू फॉलो सम बेसिक गाइडलाइन। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना बनाते हैं। खाना बनाते समय ये इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ बार बार, मैं इसलिए इस सिस्टम को यूज करता हूँ क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी तरह से सारे लोगों को समझ में आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। सबसे पहले हम लोग को नीड लगी खाने की, भूख लगी, वी वर हंग्री, तो हम लोगों ने सोचा कुछ खाया जाए। तो दैट वाज द अकाउंटिंग, कि हम लोग को सबसे पहले इस चीज की नीड लगी कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस, तो उसने अकाउंटिंग को जन्म दिया। अच्छा, अब बात आई अकाउंटिंग करें कैसे। उसी तरह जब भूख लगी तो खाना बनाए कैसे। मेरी बात समझ में आई? तो जब भूख लगी खाना बनाए कैसे, तो हम लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ चीजें निकल करके कॉमन आई कि इफ वी फॉलो दीज सिस्टम्स, वी कैन वी कैन शो आर अकाउंटिंग इन अ बेटर वे, वी कैन प्रेजेंट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ बेटर वे। हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम इन कंसेप्ट्स को ऐड कर लें। इट डजंट मीन एट ऑल कि आज की डेट में कंसेप्ट्स पूरे हो चुके हैं, फ्यूचर में कोई चीज ऐड ऑन नहीं होगी। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और नई चीजें आए, नई गाइडलाइंस आ जाएं, कुछ नए कंसेप्ट्स ऐड ऑन हो, दैट डिपेंड्स। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ हम लोगों ने कुछ चीजें सेट कर ली जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, और आज हम उन्हीं कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? जी सर। हमने लास्ट सेशन में आपको कुछ नाम गिनवाए थे। देखिए जरा, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर डिफाइंड एज बेसिक अजम्पशन। ये वर्ड जरूर याद रखेंगे आप लोग। एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब होता है मानना। बेसिकली वी आर गोइंग टू एज्यूम सम बेसिक थिंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एजम्पशंस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक एजम्पशंस के साथ। जैसे आपको कुछ मालूम होगा कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, कि हम और हमारा बिजनेस दोनों अलग होते हैं। हम और हमारा बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी होती है। जैसे मैंने मान लो मैंने किसी स्टूडेंट का नाम लिया, खुशी का नाम लिया, तो मैंने कहा मिस खुशी, मैंने यहां नाम लिखा खुशी का। अब जरा ये बताओ कि मिस खुशी कल अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है। शी इज गोइंग टू स्टार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लासेस। उसने सोचा हम भी कोचिंग क्लासेस पढ़ाएंगे, हम क्यों पीछे रहेंगे। एज एंड व्हेन शी थिंक अबाउट टू स्टार्ट, इट मींस ऑटोमेटिकली अ न्यू एंटिटी विल गेट फॉर्म। ऑटोमेटिकली एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। जानते हैं किस नाम से? जानते हैं किस नाम से? क्या ऑटोमेटिकली कोई एक नई एंटिटी क्रिएट हो जाएगी? उसने अपने बिजनेस का कोई नाम नहीं रखा। मैंने क्या बोला? खुशी ने अपने बिजनेस का कोई नाम नहीं रखा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा अपने घर के आसपास वंदना ट्रेडर्स। ठीक है ना? इसने कोई नाम नहीं रखा, इसने अपने बिजनेस का कोई नाम नहीं रखा। तो बाबू सबसे पहले खुशी आप हमें बताइए कि क्या ये सेपरेट एंटिटी क्रिएट हो गया?
आपने कोई नाम नहीं रखा, यू स्टार्टेड टू रन योर बिजनेस विदाउट गिविंग अ सेपरेट नेम, आपने कोई उसका सेपरेट नेम नहीं रखा। अब बताइए क्या आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया क्या? क्या आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया क्या? अलग आइडेंटिटी क्रिएट हो गई क्या? हाँ। अच्छा भाई, हमें सायमा बताएं भाई, क्या अलग से एंटिटी क्रिएट हो गई क्या? अरे ये तो अजीब बात है, सारे लोग कह रहे हैं यस सर। सृंजनी बोलिए बाबू, क्या अलग से आइडेंटिटी क्रिएट हो गई क्या? नो सर। अब आते हैं यस सर और नो सर की कैटेगरी को छोड़कर, यस सर ऑटोमेटिकली एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। मैंने कहा ऑटोमेटिकली, it doesn't mean at all that we are needed to create a separate form for that। हमको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की, एक नया बिजनेस स्टार्ट हो गया जिसका नाम होगा मेसर्स खुशी। ऑटोमेटिकली देखो, पहले ये किस नाम से जानी जाती थी? मिस खुशी। और अब उसका बिजनेस किस नाम से जाना जाएगा? मेसर्स। मेरी बात ढंग से समझें, एक होता है मिस, एक होता है मिस्टर, एक होता है मेसर्स। तीनों अलग अलग हैं। मिस और मिस्टर को तो हम लोग जानते हैं, या मिसेस को भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लेडीज के नाम के आगे, ये जेंट्स के नाम के आगे, लेकिन ये हमारी बिजनेस की एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। जैसे मान लो किसी का नाम लेना हो, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, पूरा नहीं मालूम, तो मैं उसको कहूंगा मिस्टर राजेश, मिस्टर राकेश। मैं उसको रेस्पेक्ट दे रहा हूं, नाम के आगे मैं कुछ प्रीफिक्स ऐड कर रहा हूं, मैं उसके नाम के आगे कुछ प्रीफिक्स ऐड कर रहा हूं। उसने नहीं कहा कि मुझे मिस्टर बोलो, बट आई एम जस्ट कॉलिंग हिम मिस्टर राजेश और मिस्टर राकेश। ऑटोमेटिकली आई एम जस्ट गिविंग हिम अ रिस्पेक्ट। क्लियर? तो ये मिस्टर वर्ड आगे लगाने से उसको रेस्पेक्ट मिली। उसी तरह हमारे बिजनेस का नाम होता है, उसी तरह हमारे बिजनेस का नाम होता है, ना वो मिस्टर में आता है, ना मिस में आता है, ना मिसेस में आता है। वी जस्ट गिव आवर बिजनेस अ रेस्पेक्ट। और उस रेस्पेक्ट नाम, भाई किसी का नाम पुकारो, ए, ये ए क्या होता है? तो भाई उस नाम के आगे आप रेस्पेक्ट जोड़ो, मेसर्स। क्या आप लोगों में से किसी को ये मालूम था कि हम लोग अपने बिजनेस के नाम के आगे मेसर्स जोड़ते हैं? जरा एक बार बताएं तो, क्या आपको ये मालूम था कि हम लोग अपने नाम के, बिजनेस के नाम के आगे मेसर्स ऐड करते हैं? वो मेसर्स ऐड इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को रेस्पेक्ट दे सकें, उसको एक अलग आइडेंटिटी दे सकें। कितने लोगों को मालूम था? यस और नो में जवाब दीजिए। बोलिए, कितने लोगों को मालूम था ये कि हम अपने बिजनेस को रेस्पेक्ट देते हैं? हाँ। बट नो वन टोल्ड यू दैट व्हाट इट इज ना। जी बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं बताता, लेकिन हाँ आज से आगे, आज से आप लोग ये चीज याद रखिए कि आपके नाम के आगे जिस तरह मिस और मिसेस और मिस्टर ऐड होता है, प्रीफिक्स ऐड होता है, उसी तरह बिजनेस को भी हम एक सेपरेट आइडेंटिटी मानते हैं। इसलिए उसके नाम के आगे एक प्रीफिक्स जोड़ा जाता है। भाई मिस नहीं बोल सकते, मिस्टर नहीं बोल सकते बिजनेस को, उसके बारे में तो मालूम ही नहीं कि उसका जेंडर क्या है, तो उसको हम लोगों ने एक सेपरेट जेंडर दिया, उसका नाम रखा मेसर्स। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है? अब चल सकते हैं आगे? चल सकते हैं ना आगे? चलिए, सुमित कुमार आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक। तो कहने का मतलब ये कि ये एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करता है हमारे बिजनेस को, इसलिए कंसेप्ट जोड़ा गया, नाम जोड़ा गया अकाउंटिंग कंसेप्ट में, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। As and when you start your business, whether you are just giving it a separate name or not, automatically it will create a name, automatically ये अपना नाम create कर लेता है। और मान लीजिए आपने नाम नहीं दिया अपनी क्लासेस का, मान लीजिए आपने नाम देना था स्टार क्लासेस, you didn't put any name to your classes, automatically it will create a name खुशी क्लासेस, और खुशी, तो खुशी के आगे मेसर्स लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो मिस खुशी से बदल करके मेसर्स खुशी आपके बिजनेस का नाम हो जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे, आप बिजनेस, बिजनेस तो आप ही कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे ये बिजनेस हम हैं, हम हमारा बिजनेस मैं हूं ना। आप अलग हैं, आपका बिजनेस अलग है। जैसे
अब सर इसका यूज कहां कहां पे है? अब मिस खुशी को जरूरत पड़ी अपने बिजनेस को चलाने के लिए 10 lakhs की, और इस 10 लाख रुपयों के लिए उसने क्या किया, उसने ये पैसे अलग अलग लोगों से मांगे। उसने अपने घर से पैसा लिया, अपना पैसा या घर से पैसा लिया 4 लाख। वो चली गई सृंजनी के पास। उसने कहा सृंजनी, तू मेरी दोस्त है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मुझे पैसे दे। उसने उसको 3 लाख रुपए दिए। अभी भी उसको और पैसे चाहिए थे, वो बैंक चली गई। बैंक ने भी उसको 3 लाख रुपए दे दिए। नाउ शी हैज इन टोटलिटी ₹10 lakhs what was required to her to start your business, to start her business. She got ₹10 lakhs. She collected or she procured that fund. उसने इस पैसे को लिया 10 लाख, लेकिन अलग अलग सोर्सेस से। अब उसने इस बिजनेस का नाम रखा खुशी। अच्छा, 3 लोग हैं जिनसे उसने पैसा लिया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपका दिमाग थोड़ा ब्लास्ट करेगा, क्योंकि आपको लगेगा ये थोड़ा अजीब है। सर अजीब क्या है, जरा बता दीजिए, हम लोग तो ऐसे पढ़ चुके हैं। ये बताओ, ये जो बिजनेस है ये किसका है? खुशी का है, सृंजनी का है, या बैंक का है? चलो बैंक ना लिख करके मैं यहाँ पर, सुमित बैठा है ना, हाँ सुमित का मैं नाम लिख दे रहा हूँ। 3 लोगों ने उसने पैसा लिया, 3 लोगों से उसने पैसा लिया, खुशी, सृंजनी और सुमित। बताओ ये किसका बिजनेस है? खुशी का बिजनेस है, सृंजनी का बिजनेस है, या सुमित का बिजनेस है? आप लोगों को ये मालूम है ये लायबिलिटी साइड होती है और ये एसेट साइड होती है, अगर मालूम है तो बैलेंस शीट में। बताओ ये बिजनेस किसका है? सर ये बिजनेस किसका है ये कौन बताएगा? ये बिजनेस किसका है ये कौन बताएगा? खुशी का है। ये आपको कहा किसने खुशी का है? ये किसने कह दिया? ओनली बाय सीइंग दिस फिगर, यस नाम मैच कर रहा है खुशी। ये खुशी कौन है? खुशी माहेश्वरी है। चलो ये खुशी माहेश्वरी है, और इधर जो बिजनेस स्टार्ट किया उसका नाम था, मान लेते हैं, खुशी कुमारी। अब बताओ किसका बिजनेस है? ऐसे कैसे आप खुशी नाम देख करके बोल दोगे कि ये बिजनेस किसका है? मैच कर रहा है नाम, इसलिए क्या? नाम मैच कर रहा है इसलिए बोल देंगे क्या ये खुशी का बिजनेस है? Okay, got it, got it, got it, got it, got it, got it, got it. Means you want to say कि खुशी ने बिजनेस स्टार्ट किया और ये वही खुशी है जो यहाँ पर है। लेकिन ये कभी जरूरी नहीं, हजारों बिजनेस के शेयर होल्डर्स होते हैं, मालूम है ना? बिजनेस के शेयर होल्डर हजारों होते हैं, 20 पार्टनर्स होते हैं, 50 पार्टनर्स होते हैं। अब 50 पार्टनर्स में 5 का नाम खुशी हो, 4 इंप्लॉइज का नाम खुशी हो, बैंक का नाम भी खुशी हो, तो कौन सी खुशी? मैं बताता हूं। एक बात बताओ, थोड़ा और आगे बढ़ो। ये कैपिटल है तीनों, या इसमें कोई एक कैपिटल है, 2 लोन है? पहले ये क्लियर कर लो। इसमें कोई एक कैपिटल है, या तीनों कैपिटल हैं, या तीनों लोन है? कोई बताएगा? मैंने कहा लोन है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा मैं थोड़ा क्लियर बना देता हूं यहां पे, अगर कोई डाउट है तो। ये आपकी बैलेंस शीट है, और इसको स्टार्ट करने वाली थी मेसर्स खुशी, और इसमें पैसा इसको चाहिए था 10 लाख। इसने मिस खुशी से पैसा लिया 5 लाख। इसने मिस सृंजनी से पैसा लिया 3 लाख, और सुमित से पैसा लिया मिस्टर सुमित 2 लाख। अब जरा ये बता दो हमको साफ साफ कि आपने कहा सर मालिक ये है, खुशी इज द ओनर। चलिए मान लिए थोड़ी देर के लिए। हमें ये बता दो इसमें से कैपिटल कौन सा है और लोन कौन सा है?
नाउ सुमित इज सेइंग दैट मिस खुशी का जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी नोन एज कैपिटल एंड द रेस्ट ऑफ द टू वुड बी नोन एज लोन। क्या सारे लोग इससे एग्री हैं? अब मैं आपको बता दूं अब मैं आपको बता दूं। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ना, मैं पार्टनर की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूं। चलिए, आपका जवाब बिल्कुल सही है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं ताकि और क्लैरिटी आए। मुझे पैसे से खरीदने थे फर्नीचर, मुझे 2 लाख का फर्नीचर चाहिए। मैं किस पैसे से लगाऊं? मैं ये 2 लाख का फर्नीचर कहां से लगाऊं? सुमित के पैसे से लगाऊं, सृंजनी के पैसे से लगाऊं, या खुशी के पैसे से लगाऊं? अगर खुशी को 2 लाख का फर्नीचर चाहिए तो अपने 5 लाख में से 2 लाख लगाएगी, या सृंजनी के पैसे से, या सुमित के पैसे से, किससे लगाएगी? यानी वो सृंजनी का पैसा नहीं लगा सकती। लगा सकती है। अब मैं बोलूं आपको, मैं बताऊं, पैसा किसी का भी यूज किया जा सकता है। हम पैसा लगाते समय ये नहीं देखेंगे जेब में मेरे पास 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए भी हैं, 3 लाख भी हैं, 2 लाख हैं, इन टोटालिटी आई हैव रुपीज 10 lakhs इन माई पॉकेट। जब मैं फर्नीचर खरीदने जाऊंगा ये नहीं कहूंगा ओहो ये तो खुशी का पैसा मैं ले आया, मुझे तो सृंजनी का पैसा लगाना था। ना बाबा ना, पैसे पर कोई नाम पता फोन नंबर नहीं लिखा होता, सबकी वैल्यू एक जैसी होती है। आप किसी का भी पैसा उठाकर कहीं भी लगा सकते हो सकता है मैंने सुमित का पैसा लेकर के तुरंत फर्नीचर खरीद लिया हो, कोई मना नहीं करने वाला। मैं खुशी हूं, मेरे पास तीनों के पैसे हैं, खुशी के भी पैसे हैं, सृंजनी के भी पैसे हैं और सुमित के भी पैसे हैं। मैं किसी का भी पैसा लगा सकता हूं, कोई मुझे मना नहीं कर सकता। इससे मैटर क्लियर हुआ कि मुझे पैसा लगाने से कोई मना नहीं कर सकता। मैंने ये पैसा लगा लिया ही था अपने बिजनेस में लगाने के लिए, ये पैसा मैंने लिया ही था अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, तो कोई मुझे नहीं रोक सकता कौन सा पैसा मैं कहां लगाऊंगा। हो सकता है मैं जो स्टॉक खरीदने जा रहा हूं ना, ये पैसा मैंने किसी से भी लिया हो, 3 लाख मैं कहीं भी लगा सकता हूं, कोई मना नहीं करेगा। अल्टीमेटली देखो, तो जब पैसे पर कुछ लिखा नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पैसे को कहां यूज कर सकते हो, तो या तो ये तीनों कैपिटल है, मेरी बात ढंग से समझो, या तो तीनों कैपिटल है या तो तीनों लोन है। मेरी बात से थोड़ा अजीब लगा होगा, हाँ कुछ क्लैरिटी देनी हो तो दीजिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। अपनी बात अपनी बात रखनी हो तो बताइए। या तो तीनों मैं कैपिटल लिखूं या तो मैं तीनों लोन लिखूं, कोई दिक्कत है क्या किसी को? हाँ, अरे दिक्कत होनी चाहिए, आज तक कहां पड़ा पार्टनर प्रोप्राइटरशिप में कि सबको कैपिटल लिख दो सबको लोन लिख दो। हाँ, हम्म। अब 2 मिनट तक मेरी बात इत्मीनान से सुनेंगे, कंसेप्ट अपना क्लियर करें। मैंने पहले कंफ्यूज किया है, अब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। बेसिकली तीनों कैपिटल है। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद बोल रहा हूं तीनों लोन है। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं तीनों कैपिटल है। अब आते हैं क्लैरिटी करते हैं। अगर ये बैलेंस शीट में किसी को दे दूं, किसी थर्ड पार्टी को, उसको नहीं मालूम खुशी कौन है, उसको नहीं मालूम सृंजनी कौन है, उसको नहीं मालूम सुमित कौन है, वो कैसे जान पाएगा कि मालिक कौन है? वो जान पाएगा नाम मैच कराने से नहीं हो सकता है खुशी ने अपने बिजनेस का नाम रखा हो स्टार क्लासेस। अब किसी को अगर मैं ये बिजनेस दे दूं, बैलेंस शीट दे दूं, तो कैसे पता चल पाएगा कि ये खुशी का पैसा दिया हुआ है, खुशी का बिजनेस है, खुशी का कंट्रोल है, खुशी सारे के सारे पॉलिसी बनाती है, खुशी किसी को रख सकती है, खुशी किसी को निकाल सकती है? कैसे पता करोगे? अब कैसे पता करोगे? ऊपर खुशी मैंने नाम हटा दिया, कैसे अब पता करोगे? तो सर इसके पता करने के पीछे एक ही सॉल्यूशन है। मैं मिस खुशी के ऊपर लिख दूंगा कैपिटल, और इन लोगों के नाम के आगे लिख दूंगा लोन। इससे ये क्लियर हो जाएगा, भले ही नाम मैच ना करे, अब खुशी और ऊपर है स्टार क्लासेस,
इसको देखने से पता चल जाएगा बैलेंस शीट को कि ये खुशी इस बिजनेस की ओनर है, खुशी इस बिजनेस को संभालती है, वही डिसीजन लेती है, किसी को रिक्रूटमेंट और रिट्रेंचमेंट का सारा पावर उसी के पास है। बिजनेस में प्रॉफिट हो, बिजनेस में लॉस हो, नाउ द होल सोल पर्सन इज खुशी ओनली बाय सीइंग दिस बैलेंस शीट। पहले मैं नहीं जान पाता था ना 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 ना, केवल अगर मैं यहां से कैपिटल हटा दूं और यहां से लोन हटा दूं, मुझे नहीं पता चल पाएगा कि कौन बिजनेस का मालिक है, कौन ओनर है। अब बात समझ में आई। केवल इन लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, भाई ये मालिक सो समझो, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जिसके नाम से कैपिटल ऐड है, बैलेंस शीट में जिसके नाम से कैपिटल मेंशन है, वही इस बिजनेस को ओन कर रहा है, वही इस बिजनेस को संभाल रहा है, और वही इस बिजनेस के पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में साथ आगे बढ़ रहा है। हर्ष, समझ में आ रहा है? आ रहा? चलिए ठीक। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये कैपिटल क्यों लिखते हैं और ये लोन क्यों लिखते हैं। नाम के पीछे मत जाना कि मैंने दोनों जगह खुशी खुशी लिख दिया था, उससे तुम लोग खुश हो जाओ और मैच करा लो। नहीं सर, ये बिजनेस इसी का है ना, नाम से कोई मतलब नहीं है। नाम से मतलब नहीं होता, आपको यहां देखना पड़ेगा कैपिटल। जिसके नाम से कैपिटल मेंशन है दैट इज द ओनर, जिसके नाम से कैपिटल मेंशन नहीं है दे आर नॉट द ओनर, दे आर द आउटसाइडर। ये ना, अब ढंग से सुनना, ये दोनों ना 3 लाख और 2 लाख वाले, बिजनेस को फायदा हो, बिजनेस को नुकसान हो, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट प्रॉफिट और लॉस, दे आर कंसर्न्ड विद देयर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। उन्हें केवल अपना इंटरेस्ट चाहिए, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि बिजनेस में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। साल के अंत में आएंगे, कहेंगे खुशी, खुशी कहेगी बोलो, उसने कहा हमें अपना लोन का इंटरेस्ट दो, लोन का पैसा वापस दो। लेकिन खुशी क्या कभी ये कह सकती है कि बिजनेस को नुकसान हुआ है, मुझे मेरा हिस्सा दो? वो कभी नहीं कह सकती। खुशी क्या जा सकती है, बोल सकती है कि 4 साल बीत गए, मुझे कैपिटल लगाए हुए, अब हम अपना कैपिटल निकाल रहे हैं। अरे भाई, वो नहीं बोल सकती। उसने अपना पैसा एक बार बिजनेस में लगा दिया, फॉर एवर के लिए लगा दिया। अब जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता, तब तक उसका वो पैसा उसमें फंसा रहेगा। अच्छा, बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो वो एंटरटेन करेगी, अदरवाइज नुकसान हुआ तो वही झेलेगी। लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा गया कि ये सारा पैसा कैपिटल है, सारा लोन है, लेकिन बाइफर्केशन करने के लिए, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द पर्सन हु आर डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, दैट्स व्हाई वी हैव सेग्रीगेटेड द कैपिटल एंड लोन, दैट्स व्हाई वी हैव सेग्रीगेटेड द पोर्शन इन कैपिटल और लोन। अब बात समझ में आई? अब मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं है? एक बार हाँ या ना में आप लोग जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। हमें तुरंत रिप्लाई दिया कीजिए बाबू, ताकि हम तुरंत आगे बढ़ सके अगर डाउट ना हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये था आपका पहला कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी इसको बोला जाता था, कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, वी शुड नॉट ट्राई टू मिक्स बोथ ऑफ देम ईच अदर। दोनों को अलग अलग रखते हैं। सर कोई और एग्जाम्पल दीजिए ना। लास्ट सेशन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं रास्ते पर जा रहा हूं, मुझे अपना और बिजनेस दोनों को अलग अलग रखना है। मैंने 4 फ्रेंड्स को 5,000 रुपए की पार्टी दी, दिस इज माई पर्सनल एक्सपेंसेस। मैं घर से निकल रहा था, तभी मेरी वाइफ का फोन आया, अरे वहां से सब्जी लेते हुए आइएगा, अरे ये दवाइयां लेते आइएगा। अब मैं पैसा तो पैदा कर नहीं रहा, अरे बिजनेस ही है, बिजनेस से ही तो पैसा आएगा। मैंने गुल्लक से 1,000 रुपए निकाले और सब्जी लेकर के घर पहुंचा। मेरी बात ढंग से समझना, वो भी मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस था। दोस्तों के साथ खाया पिया, वो भी पर्सनल एक्सपेंसेस था। क्या ये पर्सनल एक्सपेंसेस हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं? यस। अगर गुल्लक हमारा, पिगी बैंक अगर हमारा, या गुल्लक हमारा बिजनेस का था तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बिजनेस के खर्चे की तौर पे नहीं, ड्राइंग के तौर पे निकालेंगे। किस तौर पे निकालेंगे? जैसे पैसा, ये मैं हूं, ये मेरा बिजनेस है, मैंने जब पैसा बिजनेस में लगाया था तो कैपिटल लिखा था,
जब मैंने बिजनेस में पैसा लगाया था तो कैपिटल लिखा था, और जब मैं पैसा बिजनेस से निकालूंगा तो भी मैं क्या लिखूंगा? ड्राइंग। जब पैसा बिजनेस में लगाया था तो कैपिटल, जब पैसा मैं वापस ले रहा हूं तो हम उसको ड्राइंग लिखेंगे, हम उसको ड्राइंग लिखेंगे। जब पैसा मैं बिजनेस पे लगा रहा हूं तो मैं कैपिटल लिख रहा हूं, जब मैं पैसा बिजनेस से निकाल रहा हूं तो मैं उसको ड्राइंग लिख रहा हूं। क्या इस चीज से एग्री हो आप लोग? क्या इस चीज से एग्री हो आप लोग? अगर मैं ड्राइंग ना लिख करके यहां कैपिटल लिखूं पैसा निकालते समय तो आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? और कोई? हम कैपिटल लिख सकते हैं पैसा निकालते समय? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यस, कैपिटल कैन बी रिटन ओवर देयर। ड्राइंग लिखना जरूरी नहीं है, ना 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 ना, ये किसने कह दिया ड्राइंग लिखो? अब मैं बताता हूं क्या फर्क है कैपिटल एंड ड्राइंग। ढंग से सुनना, 2 मिनट, ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग का मतलब होता है निगेटिव कैपिटल। ड्राइंग का मतलब होता है निगेटिव कैपिटल। अकाउंट वही है, कैपिटल का ही अकाउंट माना जाता है। मैंने कहा, जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं केवल अपने लिए नहीं बनाते, पब्लिक के लिए भी बनाते हैं। एक बात बताओ, मैं सुबह सुबह ऑफिस पहुंचा, 4 दोस्त मिले, मैंने उनको चाय पानी पिलाया, उसी गुल्लक से मैं किस में लिखूंगा? ड्राइंग में। मैंने किस में लिखा? ड्राइंग में। या मेरे पास ऑप्शन है उसको कैपिटल में लिख दो। थोड़ी देर बाद मेरे पास कॉल आता है कि अरे बच्चों की फीस भी जमा करनी है स्कूल में, मैंने उसको भी वहीं से गुल्लक से पेमेंट कर दिया। मैं उसको ड्राइंग पे लिख सकता हूँ, मैं उसको कैपिटल भी लिख सकता हूँ। मेरी बात समझना, सब्जी भी लेते आना, दवाई भी लेते आना, फलाना डिमाका, दिन भर में 10 खर्चे होते हैं जो घर के होते हैं। चॉकलेट ले आए, कुछ भी ले आए। अब बताओ, एक दिन में 5-7 बार खर्चे किए मैंने, महीने भर में कितनी बार किए और साल भर में कितनी बार किए, और हर जगह अगर मैं कैपिटल 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 लिखूंगा तो दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? ये आदमी है क्या है? कैपिटल लगाया एक बार, निकाला 1000 बार। कैपिटल लगाया एक बार, निकाला 1000 बार। वो 10 रुपए 20 रुपए कैपिटल लगाई थी मैंने, 50 लाख रुपए, और कैपिटल निकाली कैसे? 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए 500 रुपए। क्या मतलब है भाई? आप इसको कैपिटल का नाम मत दो, आप इसको एक अलग खाता बनाओ। यू आर नीडेड टू प्रिपेयर और मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट विच इज नोन एज ड्रॉइंग अकाउंट। यस, एट द एंड ऑफ द ईयर जब सारा साल बीत जाएगा तो पूरी ड्राइंग उठा करके, जो आपने 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए रखी थी ना, सबको उठाकर एक बार में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो क्यों लिखा जाता है ड्राइंग, ये समझने में आना चाहिए। हम उसको कैपिटल लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट इट विल नॉट शो यू अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको कहीं ना कहीं मिसलीड करेगा कि लगाया 50 लाख कैपिटल और 10 रुपए 20 रुपए 50 बार निकाल रहा है, 1000 बार निकाल रहा है, तो उस 1000 बार को हमने कहीं और रखा और साल के अंत में उनको ऐड कर लिया। जितनी भी साल भर में ड्राइंग हुई, एक बार में कैपिटल में ट्रांसफर करके वहां से पैसा निकाल लिया। दिस इज द वे। केवल आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा प्रेजेंट हो, इसलिए हम जो पैसा निकालते हैं बिजनेस से पर्सनल नेचर का, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। लेकिन अगर मैंने पैसा ही निकाल दिया, 5 लाख रुपए एक साथ निकाल दिया, मुझे लगा पैसा बहुत ज्यादा बिजनेस में चला गया है, 50 लाख रुपए मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, इट वॉज नॉट नेसेसरी एट ऑल, आई हैव इन्वेस्टेड सो मच अमाउंट इन आवर बिजनेस, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने अगर 5 लाख उसमें से निकाल लिया, देन इट इज द कैपिटल, इट देन यू मस्ट राइट इट एज अ विड्रॉल ऑफ योर कैपिटल। आप उसको कैपिटल को निकालना बोल सकते हैं, तब आप डायरेक्ट कैपिटल से एंट्री कर सकते हैं। इट इज ऑफ नो यूज टू मेंशन द ड्राइंग ओवर देयर। इज इट क्लियर? आगे चल सकते हैं? आगे चल सकते हैं? चलिए, सेकंड आता है आपका, तो पहला हमेशा याद रखेंगे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। दूसरा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है, मैंने लास्ट सेशन में आपको सारे नाम लिखवा दिए थे, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर। लास्ट सेशन में जाते जाते मैंने एक बार नाम लिखवाए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट था आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेकंड है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कहता है
we must we must record all the transactions in our books of account which can be measured in terms of money only. Non-monetary items cannot be recorded in the business. क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या यही बोलता है क्या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कि आप केवल उन्हीं चीजों को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यानी नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को हम लोग अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या कोई एग्जाम्पल ऐसा है? क्या कोई एग्जाम्पल ऐसा है? नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कौन सा हो सकता है, बता सकते हैं क्या? सॉरी, not getting your words, Babu. Tell me again. Efforts of employee. Great, 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 great. मैं बहुत ईमानदार हूं और मेरी ईमानदारी से मेरे बिजनेस को 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। मैं बहुत ईमानदार हूं, मेरी ईमानदारी से बिजनेस को 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। बट दिस ईमानदारी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। ईमानदारी अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं बहुत बड़ा बेईमान हूं, मेरी बेईमानी से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ, बेईमानी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल। तो ईमानदारी हो, बेईमानी हो, एम्प्लॉयज के किसी के पॉजिटिव एफर्ट्स हो या कम एफर्ट्स हो, उनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। हम केवल मॉनिटरी टर्म्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इस मद में नुकसान हुआ, 50 लाख रुपए का फायदा हुआ, इस कारण से फायदा हुआ। यस, वी कैन रिकॉर्ड ऑल दोस मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, बट ईमानदारी एंड बेईमानी कैन नॉट बी टर्म्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी के पॉजिटिव एफर्ट्स को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। ह्यूमन एसेट को फिलहाल अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए दूसरा सिस्टम है, लेकिन यहां पर उसका कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, यू कैन रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन बी टर्म्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन आवर बिजनेस। तो हम लोग केवल मॉनिटरी टर्म्स में जो होता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनिटरी को अपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते। ये चीज याद रखेंगे आप लोग। अच्छा जी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में क्या फर्क है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स क्या होते हैं मैंने बताया, मैं एक बार और 2 मिनट में बता देता हूं, ढंग से सुनेंगे। मैं तो रास्ते से जा रहा था, अच्छा ये इवेंट है। मैं रास्ते में गिर गया, अगेन इट इज एन इवेंट। मेरे को चोट लग गई, ये भी एक इवेंट है। मुझे लोगों ने डॉक्टर के पास पहुंचाया, अगेन इट इज एन इवेंट। डॉक्टर ने फर्स्ट एड किया, ये भी इवेंट है। डॉक्टर ने मुझसे 500 रुपए मांगे, ये भी इवेंट है। मैंने डॉक्टर को 500 रुपए दिए, ये भी इवेंट है। और उसके बाद मैं घर चला आ गया, ये भी इवेंट है। क्या मैं सही बोल रहा हूं या मुझे कहीं सुधार करने की जरूरत है? क्या मैं सही बोल रहा हूं या मुझे अपने आप को कहीं सुधार करने की जरूरत है? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। क्या इसमें कोई ट्रांजैक्शन भी था क्या? कहां पे? बहुत बढ़िया, लेकिन क्या वो इवेंट था? बिल्कुल सही है। हर एक चीज इवेंट होती है। जिस इस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी इवेंट है। आप पढ़ रहे हैं, वो भी इवेंट है। हम लोग ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, ये भी इवेंट है। हर चीज इवेंट है। कोई भी चीज इवेंट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज इवेंट है, लेकिन उन इवेंट में कुछ ट्रांजैक्शन भी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो इवेंट ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इवेंट तो है ही है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन भी कहे जाते हैं अगर उसमें ये आ गया तो। ये मतलब पैसा। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है?
तो वही है यहाँ पर, अगर पैसा आ गया तो वो इवेंट मनी में कन्वर्ट हो गया, और अगर मनी में या ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि ईच एंड एवरीथिंग इज इवेंट फर्स्ट, बट एवरीथिंग इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। मींस all the transactions are event first, all the transactions are event, but all the events are not the transactions. Is it clear to you? अब तो क्लियर है कि सारे के सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होते, लेकिन सारे के सारे ट्रांजैक्शन इवेंट तो होते ही होते हैं। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस, मैंने ये लास्ट सेशन बताया ही था आप लोगों को। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नहीं है, नहीं है। ये है आपका मनी मेजरमेंट। देखिए, नॉन मॉनिटरी इवेंट्स, डेथ, डिस्प्यूट, सेटलमेंट या सेंटिमेंट्स एफिशिएंसी, सेटलमेंट नहीं सॉरी, सेंटिमेंट्स एफिशिएंसी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इवन दो दोस मे हैव अ ग्रेट एफर्ट्स। ठीक है, बताया था। दो अभी तक देख लिए। अब आते हैं थर्ड की बात करते हैं, गोइंग कंसर्न, अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कोई बताएगा हमको ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? कोई हमको इस बारे में थोड़ा सा बताएगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? साइमा बता सकते हैं आप? खुशी? कौन बोल रहा है, सुमित या हर्ष? हाँ बोलिए बाबू सुमित। अच्छा, और कोई बीच में कोई बोल रहा था, बताओ बाबू। अब मैं बोलूं? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। अब मैं बोल रहा हूँ, 5 मिनट इत्मीनान से सुनेंगे। ये स्टोरी मैं हर बार बताता हूँ क्योंकि एक बार दिमाग में सेट हो गई तो टेंशन खत्म। बेसिकली मैं आप लोग को इस समय पढ़ा रहा हूँ, तब तक मैंने दरवाजे पर देखा एक पुलिस वाला खड़ा है, दांत दिखा रहा था। अब मैं पुलिस वाले को देखकर थोड़ा शॉक्ड, मैंने कहा भाई काहे के लिए तू आया है? तो कहता है तेरे को ससुराल ले जाना है, बड़ी ससुराल ले जाना है। मैंने कहा चलो भाई ससुराल ले चलो, लेकिन दिक्कत क्या है? कहा क्राइम किया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वापसी कब तक है? कहता है मालूम नहीं। तब तक मैं जैसे ही जाने लगा तब तक आप में से कोई बच्चा कह रहा है सर तुसी जा रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल जा रहा हूँ। तुसी ना जाओ? मैंने कहा जाना तो पड़ेगा। तब तक एक बच्चा कहता है सर। मैंने कहा बोलो। उसने कहा सर आपको ना मुझे फीस देनी थी 10,000 रुपए। तो मैंने कहा दे दो। तो उसने कहा नहीं नहीं, अब तो आप जा रहे हैं, आपका पता नहीं आप कब आएंगे, 4,000 ले लो ना, फाइनल सेटलमेंट कर लो ना। अब मैंने कहा अब जा ही रहा हूं, बिजनेस बंद हो ही रहा है, अब भगवान जाने कब मैं वापस आऊंगा बिजनेस को चलाने के लिए, चलो भागते भूत की लंगोटी ही सही 4,000 दे दो। उसने मुझे 4,000 दिया। नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग दैट माई बिजनेस इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यू। मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, ये मैं सोच रहा हूं, आई एम रनिंग द बिजनेस। अब आप बताइए, क्या ये 4,000 रुपए मैं अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करूंगा? बिजनेस बंद हो रहा है, should I record this transaction in the books of account or not? क्या ये ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होगा? संजनी बोलिए बाबू। कोई ना भी बोल सकता है? कोई है ना बोलने वाला? खुशी रिकॉर्ड करेंगे क्या? सायमा और हर्ष? चलिए, ये हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कई बच्चे बोलते हैं, जवाब आता है नहीं सर अब जब बिजनेस बंद ही हो रहा है तो आप रिकॉर्ड क्यों करेंगे? अरे नहीं, ये जानने के लिए कि मेरा बिजनेस फायदे में बंद हुआ है या नुकसान में बंद हुआ। क्या हम ये नहीं जानना चाहते कि मेरा बिजनेस फायदे में बंद हुआ है या नुकसान में? दूसरी चीज, हु एम आई टू नॉट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन? अगर ये मेरे बिजनेस का ट्रांजेक्शन है तो मुझे तो रिकॉर्ड करना ही करना है, नॉट फॉर टूडेज,
बट इन फ्यूचर ऑल्सो, फ्यूचर में कोई बंदा कह सकता है, यही बच्चा कह सकता है, मान लो सुमित ने हमको ये दिए फीस दी और 4,000 रुपए में सेटलमेंट करवाया, 2 साल बाद कह सकता है सर मेरा जरा स्टेटमेंट हमको दीजिए ना, हमको मेरा जरा स्टेटमेंट दीजिए ना, हमको कितना आपसे लेना और देना था। तो मैं क्या करूंगा, बिजनेस बंद हो गया, अकाउंट्स मैंने फाड़ करके फेंक दिए। गवर्नमेंट हमसे 3 साल बाद बोल सकती है बताओ तुम्हारा कितना रेवेन्यू हुआ था, मुझे टैक्स कैलकुलेट करना हो। क्या मैं गवर्नमेंट को बोलूं मैंने बिजनेस बंद कर दिया, किताबें फाड़ करके फेंक दी, किताबें इन द सेंस बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने फाड़ करके फेंक दी, नाउ आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड, जो मन मर्जी हो तुम अपना टैक्स लगा दो? नो, नॉट एट ऑल। वी शुड ट्राई टू मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर, चाहे वो बिजनेस बंद ही क्यों ना हो रहा हो। मेरी बात ढंग से समझे, लास्ट लाइन, अगर बिजनेस बंद भी हो रहा हो तो भी मुझे ये ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में इस तरह से रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। अगर मेरा बिजनेस बंद हो रहा हो तो भी मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस तरह से रिकॉर्ड करना पड़ेगा जैसे मेरा बिजनेस बंद नहीं हो रहा, और ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये कंटिन्यूअस, even though I know very well that my business is going to be shut down, मुझे मालूम है मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, आज नहीं तो कल हमारा ये बिजनेस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बावजूद भी मैं ये ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड करूंगा, इस तरह से रिकॉर्ड करूंगा, एक तरफ से आंसू बहेगा, दूसरी तरफ से मैं रिकॉर्ड करूंगा कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कौन सा रिकॉर्डिंग का तरीका होता है भाई? दोनों तरह से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दोनों तरह से रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। मुझे मालूम है बिजनेस बंद है, लेकिन ट्रांजैक्शन हुआ है, मैं रो रहा हूं, उसके बावजूद मैं अपनी बुक्स में इस तरह से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा जैसे बिजनेस बंद नहीं हो रहा। एक और बात, एक और कंसेप्ट इसमें आता है जो यहाँ पर मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, वो जब आगे आप थोड़ा लेवल आपका हाई होगा, देन एट दैट टाइम यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दैट। कि जब कंपनी लिक्विडेशन या कोई कंसर्न बंद होने जा रही होती है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को हम डिफरेंट तरीके से मेंटेन करते हैं उस समय। फिलहाल आपके लिए ये नहीं है, आप केवल इतना ही जानो अभी के लिए कि if any transaction occurs, then we are needed to record this transaction by assuming that our business will run for forever and it will never be shut down in near future, only by assuming that we are needed to record the transaction. होप सो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई? बोलो भाई, कोई दिक्कत आई क्या कहीं पर? आगे चल सकते हैं? तो मैंने अभी तक आपको 3 कंसेप्ट बताए। द फर्स्ट वन वाज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेकेंड वन वाज सेपरेट एंटिटी, एंड द थर्ड वन वाज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अच्छा जी, एक और कंसेप्ट जो बहुत छोटा है जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूअल एंट्री सिस्टम, और ये आप हर किसी को मालूम है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये कंसेप्ट बोलता है, ड्यूअल एंट्री कंसेप्ट ये बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं। जैसे आप एक सिक्का उछालते हैं, हेड आता है या टेल आता है, आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं, आप अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं। या इसी तरह जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो वो 2 एस्पेक्ट क्रिएट करता है, या तो वो डेबिट होगा या तो वो क्रेडिट होगा, या तो वो ट्रांजैक्शन डेबिट होगा, या तो वो एस्पेक्ट में 2 ट्रांजैक्शन, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। दोनों क्रेडिट हो सकते हैं या दोनों डेबिट हो सकते हैं क्या? क्या दोनों पार्ट किसी ट्रांजैक्शन के डेबिट या दोनों पार्ट किसी ट्रांजैक्शंस के क्रेडिट हो सकते हैं क्या? कोई है हमको जवाब देने वाला? क्या किसी ट्रांजैक्शंस के दोनों पार्ट डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं क्या? अरे बोलो ना। क्या किसी ट्रांजैक्शन के दोनों पार्ट डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं? दोनों, मतलब कोई भी डेबिट ना हो दोनों क्रेडिट हो, या दोनों क्रेडिट हो कोई भी डेबिट ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? बहुत बढ़िया बाबू, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है। जिस तरह हेड और टेल होता है उसी तरह हमारे ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, ऑलवेज एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्रेडिट कैसे होगा? या तो डेबिट को प्लस करते हुए हो या तो डेबिट को साथ साथ माइनस करते हुए, ये दोनों भी हो सकता है साथ साथ, ये भी याद रखेंगे।
डेबिट एक प्लस हो रहा हो या एक डेबिट माइनस हो रहा हो, डेबिट जब माइनस होता है तो उसको हम क्रेडिट ही बोलते हैं। मेरी बात ढंग से समझना। अगर किसी ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट डेबिट वाले अफेक्ट होते हो, जैसे एक बात बताओ, ये मेरा फर्नीचर, ये मेरे पास बैंक है 10,000, मैंने फर्नीचर खरीदा 2,000 रुपए का, क्या एंट्री करोगे मालूम है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक। अब देखो ना, डेबिट वाला माइनस हुआ और एक और डेबिट क्रिएट हो गया +2,000 से, यही आया। देखो वही डेबिट प्लस और वही डेबिट माइनस, ये भी हो सकता है, लेकिन जो डेबिट माइनस होता है उसको हम क्रेडिट का नाम देते हैं। तो ये हमेशा याद रखेंगे, एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है, दोनों डेबिट नहीं हो सकते। उसी तरह कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन अफेक्ट होगा तो हो सकता है कोई पार्ट क्रेडिट का प्लस हो तो कोई पार्ट क्रेडिट का माइनस हो, ये भी हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि डेबिट भी प्लस हो और क्रेडिट भी प्लस हो। एक और हो सकता है डेबिट भी माइनस हो और क्रेडिट भी माइनस हो। ये सारे इंपैक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखेंगे डेबिट के साथ एक क्रेडिट होना तो मस्ट है। एक डेबिट, सबका अल्टीमेट रिजल्ट यही निकला, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। लेकिन एक चीज और, जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी होगा। ये नहीं हो सकता 500 से डेबिट है तो 400 से क्रेडिट होगा। वी आर नीडेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बोथ साइड विद द इक्वल अमाउंट। If the debit has been done with rupees 500, then we are needed to credit with the same amount of rupees 500। एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, लेकिन दोनों सेम अमाउंट से होंगे, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये कहता है ड्यूअल एंट्री कंसेप्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम की, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट, द फर्स्ट वन इज नोन एज डेबिट एंड द सेकंड वन इज नोन एज क्रेडिट। अच्छा, एक और कंसेप्ट मैं अभी बता दूं आपको, ये है कॉस्ट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। पूरा नाम है इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई जमीन है जो आपने 2010 में बाई की थी 5 लाख की, आपने ये जमीन बाई की थी 5 लाख की, और आज चल रहा है ईयर 2021 और इस जमीन की कीमत है 50 lakhs। तो हम इस जमीन को अपनी बुक्स में 50 lakhs पर शो करेंगे या 5 लाख पर शो करेंगे। whether this land is to be recorded in the books of account at rupees 5 lakh और rupees 50 lakhs। यस, कौन बताएगा? आए आए आए। 5 लाख किसने बोला? 5 लाख किसने बोला? 5 किसने बोला? सुमित क्या बोल रहे हो बाबू? सुमित कितना? हर्ष कितना? अच्छा, बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 50 लाख, मैंने कहा चलो पुराना है तब 5 लाख। बाबू आपको ये किसने कह दिया कि if we are just going to start our new business and we are just going to put the old land in that business, then we must try to record it at the current market value? ये किसने कह दिया आपको, कहाँ लिखा है फिलहाल? अगर मैं आपको आगे बढ़ाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वैल्यू पर आपने कोई एसेट परचेज की है, जिस वैल्यू पर आपने कोई एसेट एक्वायर की है, इन द सेम विद द सेम अमाउंट वी आर नीडेड टू रिकॉर्ड इट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। वी आर नीडेड टू रिकॉर्ड ऑल द एसेट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट, वी आर नीडेड टू शो ऑल द एसेट at their historical cost, at their acquired price।
हम उसको मार्केट वैल्यू पर नहीं रिकॉर्ड कर सकते। इज इट क्लियर? सर ऐसा क्यों? कोई पूछो भाई, हमसे पूछ भी लो, पूछ लो, पूछ लो क्यों? अरे पूछ भी लो क्यों? अच्छा पूछा तो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बाबू बोलिए, कुछ बोल रहे थे बिजनेस में। ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। बाबू एक बात बताइए, चलिए ठीक है, मैं आपके आपसे 1 मिनट और बोल दूं कि चलिए ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा कंपटीटर का बिजनेस है। ये मेरी जमीन है जो 5 लाख पर बैलेंस शीट में शो हो रही है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है और हम उसको शो नहीं कर रहे। आज की डेट में मेरा दोस्त मेरा कंपटीटर बन गया, उसने भी इसी तरह की जमीन खरीदी, उसने भी इसी तरह की जमीन खरीदी और उसने 50 लाख रुपए में खरीदी। बताओ वो अपनी बैलेंस शीट में जमीन कितने रुपए पर शो करेगा? सर 50 लैक्स में शो करेगा। और मैं वही जमीन, उतनी ही मार्केट वैल्यू की जमीन मैं अपने में कितने में शो कर रहा हूं? 5 लाख में शो कर रहा हूं। बताओ कौन सा बैलेंस शीट बढ़िया माना जाएगा, पहला वाला या दूसरा वाला? कौन सा बैलेंस शीट बढ़िया माना जाएगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड वन, जबकि देखो ना दोनों की वैल्यू सेम है। पहले वाले को हमने कॉस्ट पर दिखाया, दूसरे वाले को भी कॉस्ट पर दिखाया, लेकिन पहले वाले की मार्केट वैल्यू 50 लाख के बराबर है और दूसरी वाली भी वही उतनी ही जमीन है, उसी वैल्यू की जमीन है, उसी एरिया में है, उतनी ही स्क्वायर फीट की है। उसकी वैल्यू उसने 50 लाख दे करके खरीदी। तो दूसरा वाला उसको 50 पर शो कर रहा है, पहला वाला उसको 5 पर शो कर रहा है। अगर देखने की बात की जाए तो पहले वाले का बिजनेस थोड़ा बुरा लगेगा और सेकंड वाले का बिजनेस थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों बनाया गया रीजन। मैं रीजन बताता हूं। यस, पहला वाला हमेशा 5 लाख पर शो करेगा और दूसरा वाला हमेशा 50 लाख पर शो करेगा। इनजस्टिस दिख रहा होगा, यही एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, और मैंने आपको लिमिटेशन पढ़ाई भी थी। आपको अगर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग लास्ट सेशन पढ़ाया था तो मैंने ये लिमिटेशन पढ़ाई भी थी आपको। अकाउंटिंग की लिमिटेशन मतलब इसकी प्रॉब्लम है अकाउंट्स की। रीजन मैं बताता हूं क्यों। कल मान लो मैं कहूं अच्छा मेरा गुर्दा और फेफड़ा ज्यादा मार्केट वैल्यू रखता है या आपका गुर्दा फेफड़ा ज्यादा मायने लगता है, लीवर, लंग्स, किडनी, ये किसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसके दिमाग की वैल्यू ज्यादा? सर कोई कुछ नहीं जानता। अगर हम लोगों को ये परमिशन दे दें कि आप अपनी एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर दिखा सकते हैं, अगर मैं बिजनेसमैन को अलाउ कर दूं, एक कंसेप्ट आ जाए कि नाउ द बिजनेसमैन आर फ्रीली अलाउड टू शो देयर एसेट्स एट देयर मार्केट वैल्यू, जानते हो बवाल मच जाएगा। जो बड़ी कंपनियां होंगी ना, वो तुरंत चली जाएंगी दौड़े दौड़े, जानते हो कहाँ पे? वैल्यूअर के पास। वो उसको पैसा देंगी, होगी जमीन 10 लाख की, उसको वो दिखाएंगी 1 करोड़ की, पैसा लगेगा। मार्केट वैल्यू कौन शो करेगा? वही वैल्यूअर। और इनका वैल्यू कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस होता रहता है। अब डेली डेली लोग खर्च करेंगे, मेरी बात ढंग से समझना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लोग अपने बिजनेस की बैलेंस शीट को अच्छा शो करने के लिए दूसरे तरीके अपनाने लगेंगे, गुडविल दिखाएंगे। गुडविल जो दिख नहीं रही, 50 लाख की गुडविल दिखने लगेगी बैलेंस शीट में। अरे काहे की गुडविल? कैसी गुडविल? दूसरा कहेगा लो हम थोड़ा और खर्च करके 5 करोड़ की दिखा दे रहे हैं। लोग मिसलीड होने लगेंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, जो पब्लिक है, आम जनता जो कुछ नहीं जानती बैलेंस शीट के बारे में, वो कंफ्यूज होने लगेंगे, मिसलीड होने लगेंगे। लोग उन लोग को मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा करने लगेंगे। तो कहा गया भाई ये सब टेंशन हमको नहीं पालनी, ना हम किसी को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट का सीधा पर्पस ये है, या एक तरह से कंसेप्ट, अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट ये है कि लोगों को रियलिटी पता चल सके। रियलिटी इन द सेंस जिसने जितना एक्चुअल में पैसा लगाया है वो चेंज नहीं हो सकता, उसी पर ही शो करो, बात खत्म। अगर हम फ्रीली अलाउड कर दे आप मार्केट वैल्यू, तो कभी प्लस कभी माइनस, मार्केट वैल्यू कम माइनस होती रहती है, प्लस माइनस। 1 घंटे पहले बिजनेस की वैल्यू कुछ और थी, 1 घंटे बाद बिजनेस की वैल्यू कुछ और है। लोग 1 घंटे पहले वाली दिखाने लगेंगे, जहां बिजनेस को कम दिखाना होगा दूसरी वाली दिखाने लगेंगे। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मिसलीड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस मिसलीड और कंफ्यूजन से बचने के लिए एक प्लेन कंसेप्ट लाया गया भाई, आप जितना एक्चुअल कॉस्ट एसेट पर लगाते हैं ना, यू आर नीडेड टू मेंशन ओनली द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, यू आर नीडेड टू शो द एसेट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, दैट्स इट। बाकी सारे बवाल खत्म कर दिए गए इस लाइन से। हाँ, एक अकाउंट्स की लिमिटेशन ये आ गई जो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ। एक वही एसेट है मेरे पास है, तो मेरे बैलेंस शीट को कम आंका गया,
मेरे दोस्त ने आज की डेट में वही एसेट ली, उतनी ही एसेट है लेकिन उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि एक्चुअल में उसने 50 लाख खर्च किया। क्लियर है? ये एक लिमिटेशन है इसकी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको अब इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कोई भी कंपनी की अब मुझे बैलेंस शीट मिलेगी, किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट दे दो, अगर मैं उसकी एसेट्स को देखूंगा, मुझे ये पक्का विश्वास है कि इतना पैसा एक्चुअल में लगा है, मार्केट वैल्यू शो नहीं हो रही। तो अब आपको भी डिसीजन लेने में कंफ्यूजन नहीं होगा। इज इट क्लियर? चलिए एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, छोटा सा। चलिए आज मैं आपको कंसेप्ट, अब तो हम नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे। आज जो लास्ट सेशन में एक बच्चे ने पूछा था, मैं उसको दूर कर दूं पहले, 10 मिनट ये भी लेगा आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछी थी सर, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं और अकाउंटिंग कंसेप्ट से ये डिफर कैसे हैं, डिफरेंस कैसे है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन में। मैंने कहा था बच्चे से कि हम आज के सेशन पढ़ाएंगे, मैंने केवल इतना ही बताया था उसको कि भाई जो हम प्रैक्टिस करते आते हैं शुरू से, कस्टम जो होते हैं, जैसे हमारी फैमिली में कोई त्योहार पर कस्टम होता है, वही चीज आज हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग उसको रीजन नहीं जानते। जैसे मान लो कोई शादी हो रही है तो दुल्हन से कहा जाता है ये नमक और अनाज को पीछे फेंको, आंख बंद करके। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, लेकिन वो कस्टम चल रहा है तो चल रहा है। एक बंदा तलवार लेकर के वहां पर खड़ा रहता है, क्या कस्टम है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, लेकिन वो कस्टम है तो चल रहा है। इन द सेम वे वही वही कस्टम धीरे 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 हमारा कन्वेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ क्लियरली लिखा है अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो मैंने लास्ट सेशन बस इतना ही बताया था आपको, अकाउंटिंग कन्वेंशन implies the customs or practices that are widely accepted by the accounting bodies and are adopted by the firm to work as a guide in the preparation of the financial statement। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन के लिए जो पिछले कई सालों से आप एक कंसेप्ट यूज करते आ रहे हो गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर, वो हम कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? Accounting concepts refers to the rules of accounting which are to be followed while recording the business transactions or event। जब आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने जाते हो तो क्या आप सारे के सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट सोचते हो कि भाई परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर रहे हो तो क्या ये सोचते हो इसमें ड्यूअल एंट्री फुलफिल हो रही है या नहीं, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा है या नहीं, सेपरेट एंटिटी फुलफिल हो रहा है या नहीं, रियलाइजेशन कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, क्या आप इतना दिमाग दौड़ाते हो? नहीं सर, इतना दिमाग हम लोगों ने आज तक नहीं दौड़ाया, हम लोग तो बस एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन हर एक एंट्री के पीछे वो कंसेप्ट होते हैं। आप ये मान कर चला जाता है, ये मान कर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वो कंसेप्ट फुलफिल हो रहे हैं। अच्छा, अब अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या क्या आता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन अगर देखो तो इन सबको मिलाकर के मैंने आपको बताया है, इन सबको मिलाकर मैंने आपको बताया है अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिसमें से कुछ कन्वेंशंस भी होते हैं, जिसमें से कुछ कन्वेंशंस भी होते हैं, कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म एंड मटेरियलिटी। इनको हम कन्वेंशन भी बोलते हैं, एज वेल एज आज की डेट में हम उन्हें अकाउंटिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में से ये चार जो हैं आपके, डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म एंड द लास्ट वन कंसिस्टेंसी, ये चार आपके कन्वेंशन है, लेकिन आज की डेट में हम उनको अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं। बाकी आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट तो है ही है, अदरवाइज हम सबको मिलाकर अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं आज की डेट में। अगर कोई कहे इसमें से अकाउंटिंग कन्वेंशन हटाओ तो यस, ये चार हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन है, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड डिस्क्लोजर। चलिए इसमें कोई दिक्कत है क्या, हमको आप लोग बताएं, क्या जो मैंने बताया उसमें कोई दिक्कत है? खुशी, आपको कोई दिक्कत है? अब अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब समझ में आया? तो लास्ट सेशन मैंने केवल इतना ही बताया था आपको कि जो हम लोग पिछली प्रैक्टिसेस करते हैं उसको जो आज तक कंटिन्यू किए हुए हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, या वही कन्वेंशन से ही हमारे कंसेप्ट भी जनरेट होते हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनको हम अकाउंटिंग कंसेप्ट कहते हैं। और उन अकाउंटिंग कंसेप्ट के पीछे के जो लॉजिक्स होते हैं, मेरी बात ढंग से समझें, उन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करवाने के पीछे के जो लॉजिक्स होते हैं वो अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं, लेकिन उनको आज हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की ही कैटेगरी में गिनते भी हैं। क्लियर है? तो देखें, मेथड और प्रोसीजर ये अकाउंटिंग कन्वेंशन है, थ्योरेटिकल नोशन ठीक है, अकाउंटिंग बॉडीज फॉलो करती हैं, कॉमन अकाउंटिंग प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं।
नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। लेकिन ये एक चीज मैं बता दूं, एक्रूवल कंसेप्ट, और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक्रूवल कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट, इसमें दिया है नहीं, हाँ, रेवेन्यू मैच कंसेप्ट, ये 3 कंसेप्ट मैं आपको देता हूं। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इस पूरे मटेरियल को शेयर कर दूंगा, और वहां से आप लोग निकाल करके अपना प्रिंट आउट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट सेशन में मैं ये 3 कंसेप्ट सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने कितना समझा है। कौन कौन से? रियलाइजेशन, एक्रूवल और रेवेन्यू का मैचिंग कंसेप्ट, या मैचिंग कंसेप्ट आप कह सकते हो। तीनों कंसेप्ट मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अभी फिलहाल आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क राइट नाउ, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट सेशन में यानी कल हम लोग दिन में 1 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।